हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नर्स्ड इक्वेशन को। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं एक हाफ सेल के लिए और एक कंप्लीट सेल के लिए। ठीक है दोस्तों, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने अपने 11th-12th महाराष्ट्र बोर्ड केमिस्ट्री के सिलेबस को पूरा खत्म कर दिया है। तो आप अपना एंट्रेंस का एज वेल एज स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन हमारे इस चैनल से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं नर्स्ड इक्वेशन को हाफ सेल के लिए। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है नर्स्ड इक्वेशन। मैं उसे लिख देता हूं एक बार यहाँ पे। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। यहां तक हमने अपने पिछले क्लास में देखा था। ओके, इसके पहली वाली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहली वाली वीडियो देख लीजिए कि इस नर्स्ड इक्वेशन को कैसे डिराइव किया गया है। ठीक है, अब जरा देखिए। अब नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूं वो ये है कि मैं इस नर्स्ड इक्वेशन को टू हाफ सेल्स। सर ये हाफ सेल क्या होता है? अरे बेटा, हाफ सेल मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन होता है। क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक ही रिएक्शन होता है, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले मैं ले लेता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इसे थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं। तो ये ले लिया मैंने ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ओके, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ये कोई एक मेटल है और ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस है। नो डाउट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस लेफ्ट हैंड साइड में दिखा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगा वो? कटायन। तो ये सॉलिड स्टेट में होता है और ये एक्वस स्टेट में होता है। ठीक है, आपको चाहिए तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा, बट पहले इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अप्लाई कीजिए नर्स्ड इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई नॉट, बट इसमें क्या हो रहा है? M इज बिकमिंग M प्लस एन। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त यहाँ पे आपको लिखना होगा ये M स्लैश M प्लस एन और यहाँ पे M स्लैश M प्लस एन। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने? पहले ये M था और M से बाद में ये क्या बन गया? प्लस एन। मतलब M से प्लस एन हुआ, मतलब क्या? ऑक्सीडेशन हुआ। इसके ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ पे वही चीज माइनस 0.059 अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और ये तो कांस्टेंट था। लॉग ऑफ, ऊपर क्या लिखते हैं? क्यू क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन तो पता है ना, ये लूज करेगा तो कोई गेन कर लेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई लूज करता है तो कोई गेन होता है, और एक्चुअल में रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ओवरऑल दिखते नहीं है, तो इसे हम लिखते नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस एन और नीचे लिख दूंगा सॉलिड मेटल। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ये कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जिसको आप यहाँ पे रख के ये पूरा सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी चीज, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी आपको सॉलिड दिया हो उसका एक्टिव मास आप 1 ले लेंगे। याद रखना, ये सॉलिड है, यहाँ पे देखिए मेंशन है, ये सॉलिड है, तो इसका एक्टिव मास आप हमेशा कितना लेंगे? 1 लेंगे। फिक्स है ये। सर उसका एक्टिव मास 1 क्यों लेते हैं? अरे बेटा, लास्ट ईयर केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था, तो फिलहाल के लिए तो ये 1 ही लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो आप डाल दीजिए हमारे नाम से कि एक्टिव मास केमिकल इक्विलिब्रियम। यस सर, आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे 1 रख देना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल दे दिया, ये Zn बिकमिंग Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जिंक की रॉड है, ये जिंक का सोल्यूशन है, और ये जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब इसे कैसे लिखेंगे? ये E है, ये E नॉट है, और ये माइनस 0.059 अपॉन 2, और यहाँ पे लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 लिखेंगे। ओके, Zn प्लस 2 से। सर नीचे आपने ये क्यों नहीं लिखा? अरे बेटा, ये तो 1 हो जाएगा ना। हाँ मेरे दोस्त, और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का सेल है। तो Zn इज बिकमिंग Zn प्लस 2। Zn इज बिकमिंग, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए, तो ये हो गया जिंक के लिए। और एक रिएक्शन लिख के बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए, Fe प्लस 2 इज बिकमिंग
Fe+3। तो Fe+2 से +3 में कन्वर्ट हो गया, Fe+2 से +3 में कन्वर्ट हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया? एक। देखिए पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, अब ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्वस। और इसको भी कहेंगे एक्वस, दोनों पानी में होंगे। और ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो सिंपल नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। ई Fe+2 से क्या हो गया? Fe+3 इज इक्वल टू ई नॉट Fe+2 से Fe+3 माइनस 0.059 अपॉन 1। सर यहाँ पे 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। लॉग ऑफ। अब यहाँ पे बहुत काम की बात है भैया, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो दोनों आ जाएंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट होता है, तो Fe+3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Fe+3, और ये साइड क्या है? Fe+2। इसकी वैल्यू दी जाएगी, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है इन जनरल आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वाले टाइप पे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन फॉर रिडक्शन हाफ सेल। किसके लिए? रिडक्शन हाफ सेल के लिए। सर रिडक्शन हाफ सेल मतलब क्या? इस रिएक्शन में, इस हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया M प्लस N प्लस Ne माइनस गिव्स व्हाट? M। अब इसमें ये एक्वस फॉर्म में था, अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए भी अप्लाई कर देंगे। E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है? M प्लस N से M में कन्वर्ट हो रहा है। देख रहे हैं? लेफ्ट से राइट जाते वक्त, इस साइड जाते वक्त, इस साइड जाते वक्त आपको पता चलना चाहिए कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस N से M हो रहा है, मतलब क्या? प्लस N से ये 0 हो गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इज इक्वल टू E नॉट M प्लस N से M माइनस 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ। ऊपर क्या आ जाएगा? एक्टिव मास ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन M प्लस N। ओके, ये प्लस N क्यों लिख रहा हूं? ये N मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर N इलेक्ट्रॉन, ऐसा है। ओके, अब जरा देखिए, इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि जब भी सॉलिड आएगा उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये एक था। अब इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं। देखिए यहाँ Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। ये क्या है? एक्वस। और ये क्या है? सॉलिड। आया ना? तो ये एक्वस हो गया और ये सॉलिड हो गया, और यहां पे हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन साथियों। तो इसके लिए लिखेंगे, ये देखो यहां पे, अरे सर, तो ये हो गया E, यहां पे Cu+2 से Cu बन गया, और यहां पे हो गया E नॉट Cu+2 से ये Cu हो गया माइनस 0.059, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, और ये लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट, ये तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? Cu+2। आ समझ में? ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो देख लीजिए इसे अच्छे से, और हो सके तो इसका एक स्नैपशॉट भी ले लीजिए, ताकि आपको ये मोबाइल में फोटो के फॉर्म में रहे और आप इसे अप्लाई कर सको। ओके, तो आप इसे जरा एक फोटो ले लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ कि चल रही है कि नहीं रिकॉर्डिंग। ओह फैंटास्टिक, मस्त। चलिए अब मैं इसे मिठा देता हूं प्यारे बच्चों, और फिर मैं लूंगा कुछ गैस के भी रिएक्शन, मतलब ऐसे कुछ हाफ सेल जिसमें गैस भी इन्वॉल्व हो रही है, गैस भी इन्वॉल्व हो रही है, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रांगली बिल्डअप। ओके, कहीं पे भी कंफ्यूजन ना आए। तो ये देखिए, अब मैं ले रहा हूं रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए गैस का रिएक्शन। तो ये हो गया कि माइक अंदर क्यों छुपा जा रहा है, इसे बाहर आना चाहिए। Cl2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस। ये देखिए, ये गैस है, और ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? एक्वस। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? 0, और यहाँ पे क्या हो गया? -1। तो देख रहे हो ना, 0 से -1 हो गया, कमी हो गई। हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? E Cl2 बिकम Cl- इज इक्वल टू E नॉट
Cl2 becomes Cl minus 0.059 अपॉन 2 log to the base 10 ऑफ, इसका क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और जो कोएफिशिएंट होगा ना उसको पावर में लिखेंगे, ये देखिए पावर में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Cl2। सर गैस का क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। बताया था ना, गैस का कॉन्सेंट्रेशन लिखने के लिए उसके प्रेशर को हम लिखते हैं, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT। बताया था ना, PV इज इक्वल टू nRT। अरे प्यारे बच्चों भूल जाते हो, PV इज इक्वल टू nRT, सो P इज इक्वल टू n अपॉन VRT, सो P इज इक्वल टू नथिंग बट CRT। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि R गैसियस कांस्टेंट है, TB क्या है? कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शन करेगा? कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे लिख देंगे प्रेशर ऑफ Cl2। आ गया बबुआ समझ में? तो गैस होगा तो ऐसे लिखेंगे। अब यहां पे मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिराइव करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम की चीज, आगे चल के एंट्रेंस में इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक लेता हूं मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चलिए ऑक्सीडेशन से ही प्रूफ करता हूं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो ये है H2, इट बिकम्स व्हाट? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जरा देखिए, इसी का एक वर्जन यहां पे लिखता हूं, ये पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2H2 प्लस, सॉरी यहां पे आ जाएगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 मोल H2 गैस था, यहाँ पे हाफ मोल है H2, और यहाँ पे 1 H प्लस आयन है, यहाँ पे 2 H प्लस आयन है। ये भी गैस है, ये एक्वस है, ये भी गैस है, और ये एक्वस है। तो जरा इसके लिए हम नर्स्ड इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए नर्स्ड इक्वेशन लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे E, यहाँ पे क्या लिखेंगे? H2 बिकम्स H प्लस, आप यहाँ पे 2 नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इज इक्वल टू E नॉट H2 बिकम्स H प्लस माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन? 2, लॉग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसीलिए यहां पे लिख दिया। अब जरा देखिए, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे यहाँ पे, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और नीचे क्या लिख देंगे? प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, प्रेशर ऑफ H2। अब जरा देखिए ध्यान से, इसी इक्वेशन को लिखता हूं यहाँ पे, देखिए जरा, इसके लिए भी नर्स्ट अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? E ऑफ H2 बिकम्स H प्लस इज इक्वल टू E नॉट H2 बिकम्स H प्लस प्लस 0.059 अपॉन 1 लॉग ऑफ H प्लस अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू 1/2। हालांकि ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक्टिव मास जनरली कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर रिएक्शन को आपने 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो ये देखो क्या आ गया, ये आ गया वैल्यू। अब जरा देखो, क्या मैं इसको इसके ऐसा लेके आ सकता हूँ? क्या मैं इसको इसके ऐसा लेके आ सकता हूँ? इस रिएक्शन को भी डिवाइड करके अगर लिख दूंगा मैं, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये एग्जैक्टली इसके जैसे आ जाएगा। मतलब क्या, ये दोनों में क्या वैल्यू अलग अलग आएगी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q क्या है? यहाँ पे Q क्या है? Q है H प्लस का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2। ओके, बट अगर आप देखें तो N का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 2, और यहाँ पे जरा चेक कीजिए, इस साइड जरा चेक कीजिए, Q का वैल्यू क्या है? Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू 1/2, और N की वैल्यू यहाँ पे 1। लेकिन दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखिए, दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखिए, आ रहा है समझ में? तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरे दोनों इक्वेशन को रिलेट करके अच्छे से देखें, तो मैंने सिर्फ क्या किया, इसको, ये पूरे रिएक्शन को 1/2 से डिवाइड करके ये लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे रिएक्शन को 1/2 से डिवाइड करके ये लिख दिया, बराबर। तो जरा देखिए, 1/2 से डिवाइड करके लिखने के बाद किसमें किसमें चेंज दिख रहा है आपको? इसमें कोई चेंज दिखा? नहीं। इसमें कोई चेंज दिखा? नहीं। लेकिन इधर कोई चेंज दिखा? यस, इधर ये चेंज दिखा 2, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चेंज दिखा। तो ये पूरा जो पार्ट है ये क्या है? ये पूरा जो पार्ट है ये क्या है? ये पूरा जो पार्ट है वो है रिएक्शन क्यूशिएंट।
और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए 2। यहाँ पे जो क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आई अलग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया 1। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब हम रिएक्शन के लिखने के तरीकों को चेंज कर देते हैं, चलिए यहाँ पे लिखता हूं, ऑन चेंजिंग द वे ऑफ रिएक्शन, on changing the way of reaction, value of, changing the way of reaction, value of Q and N changes, Q and N changes। देख रहे हो ना इक्वेशन में यार, इधर वही है, इधर भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, बट ये पूरा हिस्सा चेंज हो गया। ओके, on changing the way of reaction, value of Q and N changes, but value of E and E naught remains same। मतलब क्या, E and E naught जो है प्यारे दोस्तों, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करते, डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। मतलब क्या, इससे हमको क्या सीख मिली कि अगर ये मैटर पे डिपेंड नहीं करते तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब आप इसे ऐड नहीं कर सकते, आप ईएमएफ को ऐड नहीं कर सकते, आप ईएमएफ को ऐड नहीं कर सकते, इनको ऐड नहीं कर सकते, जबकि आप Q एंड N को ऐड कर सकते हो, और Q और N जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर ये एक्सटेंसिव क्या है, इंटेंसिव क्या है? अरे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया था ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है बिडू, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। आया समझ में? ये बहुत ही अंदर की बात थी। ओके, अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर नर्स ने हमें ई और ई नॉट से रिलेशन तो बता दिया, आपने ही बताया था कि ई और ई नॉट के बीच में क्या रिलेशन है, और सर आपने बोला था कि उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे, नेचर ऑफ मेटल आयन पे, या फिर प्रेशर ऑफ गैस पे, या फिर आपने बोला था कि टेम्परेचर पे। ओके, कैसे डिपेंड करता है? तो अगर आप देखो नर्स इक्वेशन में तो ये पूरा हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर ऑफ गैस, कॉन्सेंट्रेशन, नीचे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली क्या बता रहे हैं कि कौन सा मेटल है या नॉन मेटल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो इस तरह से ये पूरा रिलेशन बताने के लिए नर्स फेमस है। हाँ समझ में? तो आप हमेशा याद रखना कि जो ई और ई नॉट है वो हमेशा सेम मतलब बोलता है ना, उनका वैल्यू मतलब कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर चेंज करने की वजह से ई और ई नॉट का वैल्यू चेंज नहीं होता, और वो एडिटिव क्वांटिटी नहीं है, वो हमेशा क्या होती है, फिक्स। दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, बट अगर आप Q और N को देखो तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो अमाउंट ऑफ मैटर को चेंज करने के बाद चेंज हो जाती है। तो आप इसे एकदम अच्छे से एक बार देख लीजिए और इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा। हो स्वेटिंग। तो ये मिट गया। अब इसके बाद कुछ काम की बातें करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि नर्न्स इक्वेशन हाफ सेल को कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? अब दोस्तों हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई नर्न्स इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो अब यहां पे देखेंगे नर्न्स इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, और गैसोसाई तो आप तो सीख गए हो अभी कि कैसे लिखने का। तो इन जनरल एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं, जनरल सेल रिएक्शन। अब याद रखना कंप्लीट सेल है। तो ये देखो, ये एनोड की रॉड है, ये कैथोडिक सोल्यूशन है, फिर ये एनोडिक सोल्यूशन है, और ये कैथोड की रॉड है। ये सॉलिड है,
ये होगा सॉलिड और ये होगा एक्वस, ये होगा एक्वस और ये होगा सॉलिड। चलिए इसके लिए ही मैं एक एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ आपको। ये देखिए Zn प्लस Cu+2 बिकम्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। ये कैसे आता है रिएक्शन, ये सब हम अपने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जरा देखिए इसके लिए नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो कैसे आ जाएगा नर्न्स इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल। अब इसे पूरा नहीं लिख पाओगे आप, ये पूरा रिएक्शन नहीं लिखोगे इधर कि जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हुआ कॉपर, बस सेल लिख दो, ठीक है। माइनस 0.059 अपॉन कितना लिखोगे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं देखिए यहाँ पे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे पता करेंगे, तो आप जो ये चार्ज है ना इसका एलसीएम ले लो। मान लो कभी +2 रहेगा और +3 रहेगा, तो एलसीएम क्या ले लोगे आप, 6 ले लोगे। यहाँ पे 2 और 2 है तो इसका एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ पे 2 ले लो। लॉग ऑफ ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, आप सबको पता है। ये तो क्या हो जाएगा Zn+2 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu, और Cu सॉलिड है, और नीचे क्या आ जाएगा Cu+2 और यहाँ पे आ जाएगा Zn। अब हमको पता है कि इन दोनों में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। सर क्यों? सिंपल सी बात है दोस्तों, जिंक और जो कॉपर है दोनों सॉलिड है। जिंक और कॉपर दोनों क्या है, सॉलिड है। आया समझ में? ऐसा है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ऐसे अप्लाई करते हैं पूरे नर्न्स इक्वेशन को, ठीक है। और भी तरीके हैं नर्न्स इक्वेशन के बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि अगर मैं ये एक रिएक्शन लिख दूं Mg प्लस Al+3 बिकम्स Mg+2 प्लस Al, तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। मैंने क्या बोला, इसका एलसीएम ले लीजिए 6, तो इसको 6 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया बैलेंस। देखिए, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कितने, 6। तो ऊपर क्या आ जाएगा Mg+ का स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Al+3 का स्क्वायर, सॉरी Mg+2 का क्यूब आएगा और Al+3 का नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर आएगा। बाकी ये दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1। तो ये था कैसे नर्न्स इक्वेशन को कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए लिखते हैं। याद रखिए कभी अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं दिया तो आप एलसीएम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाता हूं और फिर हम देखते हैं क्या रिलेशन है स्पॉन्टेनिटी और सेल रिएक्शन के बीच में। ओके, मतलब गिब्स से रिलेट करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को वो ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। अब देखते हैं सेल रिएक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी। सेल रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब में क्या रिलेशन है ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप सबको पता है फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, क्या, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए क्या होगा, या फिर किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फॉरगेट अबाउट द सेल रिएक्शन, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, या फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा जी शुड बी व्हाट, नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नो डाउट हमने पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। तो जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ये हिस्सा भी नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो NFE शुड ऑल्सो बी लेस देन 0, हाँ या ना। अब आप सबको एक चीज पता है प्यारे बच्चों कि n तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कभी होगा क्या -2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, -3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो तो नहीं होगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। F ये भी पॉजिटिव होना है। F आप सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। और E, अब जरा देखिए जब ये दोनों पॉजिटिव हुआ तो E को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, बराबर। तो बबुआ अगर E नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, नहीं, E को पॉजिटिव होना पड़ेगा। आया समझ में? क्योंकि जब E पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव साइन उससे मल्टीप्लाई करके उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। मतलब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए
ई सेल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट, 0। और अगर यही डेल्टा जी नॉट का वैल्यू लगाओगे तो डेल्टा जी नॉट लगाओगे तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। याद रखना ये भी इक्वेशन आता है ना यार, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो ये चीजें इसके लिए भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन याद रखना डेल्टा जी नॉट को हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन भी सब कुछ स्टैंडर्ड केस में होगा। तो अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब जो नहीं होना है, आप कुछ भी कर लो रिएक्शन नहीं होगा, तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो एन एफ ई को भी क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा। ओके, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एफ भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन अब ई को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो अगर ई की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो नो सेल रिएक्शन, क्या हो जाएगा, नो सेल रिएक्शन। याद रखना दोस्तों, अगर ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव, तो नो सेल रिएक्शन। अरे सिंपल सी बात है यार, जिसको इलेक्ट्रॉन देना है, ओके, जिसको इलेक्ट्रॉन देना है और जिसको इलेक्ट्रॉन लेना है, वो दोनों अगेंस्ट हो गए। देने वाला दे नहीं रहा है, समझ में आया, वो ऐसा बोलता है नहीं मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, और जिसको लेना है वो बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, तो सेल रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम, आप सबने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है, 0, हाँ या ना, माइनस एन एफ ई को भी क्या होना पड़ेगा, 0। अब आप सबको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन टिक चुक करके इधर से गया तो एक इलेक्ट्रॉन टिक चुक करके इधर से आएगा, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बहुत स्लो प्रोसेस होते रहता है। ओके, या फिर इक्विलिब्रियम पे आप बोल सकते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो वही चीज अब यहाँ पे ई को क्या होना पड़ेगा, 0, क्योंकि एन और एफ तो कभी 0 हो ही नहीं सकते। अरे एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हुआ तो कुछ तो चार्ज ट्रांसफर होगा ना मेरे दोस्त, समझे। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सेल रिएक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी, मतलब कैसे डेल्टा जी ई ऑफ द सेल से रिलेटेड है। मतलब आपने ओवरऑल क्या सीखा, अगर ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव है तो सेल रिएक्शन होगा, अगर ईएमएफ ऑफ द सेल नेगेटिव है तो सेल रिएक्शन नहीं होगा, और अगर इक्विलिब्रियम है तो ई जो होगा वो 0 होगा। याद रखना ई 0 होता है, ई, जी नॉट नहीं तो आप वो जो रिलेशन है वो जी नॉट के लिए लगा दोगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी एक टाइप का रिलेशन है। सर ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है सर। अरे बेटा, अगर ये सारी छोटी छोटी चीजें सीख जाओगे, अभी मेहनत करोगे, तो जीवन में आगे तकलीफ नहीं होगी तकलीफ तो यार कभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना तकलीफें कम होगी और लाइफ में अलग अलग टाइप की तकलीफ होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा पसीना हो रहा है सर, थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। एनीवेज, अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन EMF of cell and equilibrium constant। देखिए अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये बात कर रहा है, EMF ऑफ सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो अभी हमने देखा इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, E ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आप सबको पता है डेल्टा जी क्या होता है, 0। तो जब E सेल 0 हो गया तो हम सबने लास्ट ईयर सीखा था कि QC बिकम्स इक्वल टू KC या फिर Q बिकम्स इक्वल टू K, Q बिकम्स इक्वल टू K। सर आपने Q बिकम्स इक्वल टू K क्यों लिखा, क्योंकि ये QC भी हो सकता है QP भी हो सकता है, याद है ना, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में इसको Q लिखते हैं और प्रेशर के टर्म में भी इसको सिर्फ यहाँ पे नीचे Q ही लिखते हैं लेकिन नीचे P लिख देते हैं और ये KP हो जाता है। KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जी हाँ, तो चलिए लिख देते हैं नर्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू
ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये क्यू। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यही कंडीशन, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन, ये क्या हो गया लॉग ऑफ के। अब ये पूरा वैल्यू नेगेटिव है, ये देखिए यहाँ पे, इसको लेफ्ट में ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ के, ओके, इज इक्वल टू, सही तरीके से लिखते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, लॉग ऑफ के उधर कैसे आ गया, ओके ठीक है, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू ई नॉट, ओके। तो ये था हमारा रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम के बीच में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ द स्टेट, ईएमएफ ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन में ये रिलेशन मिल गया। अब ये रिलेशन को लेके आप ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा नर्न्स का इक्वेशन। आपने देखा कैसे नर्न्स ने हमें ई और ई नॉट के बीच में रिलेशन बताया, और कैसे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, ये सब कुछ भी हमने देख लिया। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, समझ में आए जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह पढ़ते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले कंसेप्ट के साथ, ओके, बाय बाय।